वैसे बालकनी तो आपने बढ़िया बनाई है। इतने सारे हरे फूल, पेड़ पौधे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी पेड़ पौधों का बहुत शौक है, गार्डनिंग का बहुत शौक है। आपके और मेरे शौक मिलते हैं। आप मेरे घर में भी ना ऐसे ही सुंदर सी बालकनी सजाइएगा। सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। आप तो मुझे बेहद पसंद है। मैं तो इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। पर क्या आपको मैं पसंद आया? वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हमारी पसंद मिलती है, हमारी सोच मिलती है। और शायद मुझ में ऐसी कोई खराबी भी नहीं है कि कोई लड़की मुझे रिजेक्ट करे, है ना? वैसे आप शर्माना छोड़िए, कम से कम हाँ और ना तो बता दीजिए। वो वो आप मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। और मैं यही चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मदद? क्या है ना कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। ज़्यादा अमीर नहीं है वो, थोड़ा गरीब ही है। मेरे पापा उसके साथ कभी मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो बहुत अच्छा इंसान है, मेहनती इंसान है, और सबसे बड़ी बात, मैं उससे प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। बस इतनी सी मदद कर दीजिए मेरी, और बस मैं कुछ ही दिनों में ना उस लड़के के साथ शादी कर लूँगी। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती, आप उस लड़के से प्यार करती हैं। पर अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपके पिताजी के सामने क्यों नहीं आ रहा है? उनसे आपका हाथ क्यों नहीं मांग रहा है? गरीब होना कोई इस दुनिया में गुनाह नहीं है। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा करके वो आपके खर्चे उठा लेगा। आप उसके साथ खुश रहेंगी, इस बात का यकीन उसे आपके पिताजी को करवाना चाहिए। ये क्या बात हुई कि चुपके से इस तरीके से आपसे शादी से इनकार करवा रहा है वो, और खुद आगे भी नहीं आ रहा है? देखिए, क्या है ना कि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है, छोटी सी नौकरी करता है वो। और मैं जानती हूँ मेरे पिताजी उसके साथ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो तो आप जैसा एक अमीर इंसान ढूंढ रहे हैं मेरी शादी करवाने के लिए। वो चाहते हैं कि जितने अमीर घर में मेरा जन्म हुआ है उतने ही अमीर घर में मेरी शादी भी हो। पर दिलों के रिश्ते पैसों को देखकर तो नहीं किए जाते ना। और फिर मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मैं बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिएगा। मुझे बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे कुछ कारण तो बताएगा। इस तरीके से थोड़ी ना किया जाता है। हम वहाँ गए रिश्ता देखने और तूने वहीं वहीं तुरंत के तुरंत फैसला कर दिया। मुझे लड़की पसंद नहीं है। अरे क्या बुराई थी लड़की में? अच्छी खासी पढ़ी लिखी सुंदर तो थी। ऐसे ही इनकार करता रहा ना तो कोई अच्छा रिश्ता मिलने से भी रहा तुझे। लड़की में एक नंबर की लड़की थी, कोई कमी नहीं थी उसमें। क्यों इनकार किया तूने? हाँ, बोलता कुछ क्यों नहीं है? इसी तरीके से इनकार करता रहा ना तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। क्या स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आएंगी? उनसे शादी करेगा तू? हाँ बोल। मैं कुछ कहना नहीं चाहता माँ। बस ये समझ लो कि वो रिश्ता मेरे लिए नहीं था। वाह बेटा, मतलब ये तूने खुद ही तय कर लिया कि वो रिश्ता तेरे लिए नहीं था। अरे लड़की में कमी क्या थी? और इनकार करने का भी एक तरीका होता है। वहाँ उस लड़की से मिलकर आया और आते ही कह दिया मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ करिएगा। ये कोई तरीका होता है कहने का? क्या हाँ, सरमाइन कितना हमारे ऊपर बिगड़ रही थी। कह रही थी कि अब दूसरा कोई अच्छा रिश्ता देखने से पहले 100 बार सोचेंगी। इस लड़की के अंदर कोई कमी नहीं थी बेटा। तूने ऐसा क्यों किया? इस तरीके से ही करता रहा तो हमारी चारों ओर बेइज्जती होगी। अरे नौकरी मिल गई है तुझे, पर इतना घमंड दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तो बता आखिर लड़की में बुराई क्या थी? माँ, लड़की में कोई बुराई नहीं थी, पर वो रिश्ता मेरे लिए नहीं था। और हाँ माँ, अभी ना मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, तो अभी प्लीज़ कुछ महीनों तक ना मैं किसी भी लड़की को देखने जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने काम पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, और बस चाहता हूँ कि ये सब बातें मैं भूल सकूँ। दिमाग डिस्टर्ब है, लड़की देखने नहीं जाना? अरे तू मुझे कुछ बताएगा भी? ये सब कुछ अपने अंदर ही रखेगा? अरे कोई और पसंद हो तो उसी को बता दे। मैं कोई ऐसी माँ नहीं हूँ कि अगर तुझे कोई पसंद होगी और मैं उसके साथ तेरा रिश्ता न करवाऊँ। अरे बेटा सुन, कुछ बोल तो। ये आजकल के बच्चे भी ना, न जाने इन्हें क्या होता जा रहा है। इस घर में अकेले आत्माओं की तरह मैं फिरती हूँ चारों ओर। मेरी बहू आ जाए तो कम से कम उसके साथ बैठूं बतलाऊं तो कम से कम हम दो तो हो जाए। पर मेरे बेटे को ना मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे मर जाऊंगी मैं बिना पोता पोती का मुंह देखे ना तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुन ले विनय। देखो रजत, जैसा तुमने कहा था ना मैंने वैसा ही किया। ये रिश्ता भी लौट गया। लेकिन रजत मैं ऐसा कब तक करती रहूंगी? मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्दी से हम दोनों शादी कर लें। रजत प्लीज तुम कुछ करो ना। अपनी नौकरी का कुछ करते क्यों नहीं? कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो जिससे हम दोनों भी साथ रह सकें। संध्या, तुम तो जानती हो ना आजकल के युग में नौकरी मिलना ही मुश्किल है। छोटी और बड़ी क्या, छोटी ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। संध्या,
मैं भी तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ। मैं भी अब इस रोज रोज के तुम्हारी शादी के रिश्तों से तंग आ चुका हूँ। रोज तुम्हें कोई ना कोई देखने आता है और मेरा मन छुरी पर रखा रहता है। अब मेरे पास बस एक ही उपाय है, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूं, क्योंकि वैसे तो तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। संध्या, आज रात को तुम अपना सारा सामान जेवर वेवर लेकर ना चली आना, यहीं पर मिलना मुझे। हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मंदिर में शादी करूंगा, कोर्ट मैरिज करेंगे हम दोनों, और फिर हमारी शादी पक्की हो जाएगी। फिर तो तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या सच में? मैं तो तुमसे हमेशा ही कहती थी पर तुम ही कभी तैयार नहीं होते थे। मैं बेहद खुश हूँ। आज रात को ना मैं सारा सामान लेकर यहीं पर तुम्हें मिलूंगी। हम दोनों शादी कर लेंगे। एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर पिताजी भी हमें स्वीकार कर लेंगे। मैं जानती हूँ उन्हें, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा, अरे ओ अम्मा, जरा बाहर निकल कर आ। आज तेरे बेटे ने ना किला फतह कर लिया है, यही समझ ले तू। हाँ अब तो हमारी लाइफ सेट है, सेट। अरे क्या हुआ बेटवा, कहीं चिल्ला रहा है? क्या लाइफ सेट है? मतलब कुछ अच्छी नौकरी वोकरी मिल गई है क्या? कहीं पैसों का इंतजाम हो गया है? कुछ बढ़िया खाने वाने को लेकर आया है क्या? हाँ अरे माँ, ये समझो कि अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े घर के बड़े बाप की इकलौती बेटी को पटाया है मैंने। अब तो समझो बस अपने घर में पैसों की बरसात होगी। ये झोपड़पट्टी ये सब कुछ छोड़ कर ना एक दिन बड़े घर में रहने को मिलेगा। बड़े घर में रहने को चलेंगे हम दोनों। हाँ मैं वहाँ राजकुमारों की तरह राज करूंगा और तुम महलों की रानियों की तरह बैठी रहना। 10-20 नौकर तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे। मैडम ये ले लीजिए, मैडम वो ले लीजिए। ऐसा इंतजाम करके आया हूँ मैं। बस यही समझ लो माँ, अब हमारी सारी गरीबी दूर होने वाली है। मैं तो शुरू से जानती थी मेरे दिन अगर कभी फिरेंगे ना तो मेरे सिर्फ मेरे इस लाडले की वजह से, मेरे बेटवा की वजह से। तो बेटवा कब है शादी? कब हम उस लड़की के घर जाएंगे? हाँ अरे माँ, इतनी जल्दी कहाँ। पहले अभी तो मैंने उसका भरोसा जीता है। उससे शादी करूंगा, फिर उसे लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। फिर उसके पापा गिड़गिड़ाते हुए यहाँ आएंगे और अपनी बेटी, दामाद और अपनी बेटी की सास सबको लेकर अपने घर में चलेंगे माँ। देखना आप, लाइफ हमारी सेट है माँ, पर अभी हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। यहाँ रहना पड़ेगा? पर बेटा, वो इतने बड़े घर की लड़की कहीं हमारी ये झोपड़ी देखकर बिदक ना जाए। हाँ माँ, थोड़ी टेंशन तो है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, पर मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं झोपड़ी में रहने वाला एकदम बेकार इंसान हूँ। उसके नज़र में तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कम से कम एक पक्का घर तो होगा ही। वो तो यही सोचकर मेरे साथ भाग रही है, पर यहाँ आएगी तब उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। पर मैं ही हूँ जो उसे धीरे धीरे करके हर चीज़ से वाकिफ करवा दूंगा। मैं सबको संभाल लूंगा। मैं उससे अभी कह दूंगा कि अभी हमें इसी घर में रहना होगा। क्या है ना कि हमारे घर के सभी देवी देवता यहीं पर हैं, तो नई बहू की पूजा यहीं पर होती है। ऐसे ही आप भी बोल देना। बस उसके बाद वो यहाँ रहने लग जाएगी। फिर कौन देखता है पक्के घर के सपने माँ। धीरे धीरे यहीं रहने लग जाएगी और फिर जब अच्छे घर की जरूरत होगी ना, तो खुद ही हमें लेकर अपने घर में चलेगी। तब तक तो शादी हो ही चुकी रहेगी और शादी को कुछ समय भी बीत गया रहेगा। फिर जाएगी कहाँ। चल बेटा, फिर ठीक है। सब जब तूने सोच रखा है तो बस अब तेरे हिसाब से ही सारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल। हाँ। शादी के बाद अरे रजत, ये क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर 2 मंजिला पक्का बना हुआ है और ये तो गांव में एक छोटी सी झोपड़ी है। तुमने तो कहा था शहर में 2 मंजिला मकान है। फिर? अरे बहू, ऐसे ही क्या हैरान परेशान हो रही है? आते ही तुझे क्या शहर वाले घर में ही ले चलूं? अरे ये हमारे गांव का घर है, हमारे पूर्वजों का। अरे मैं भी बहू बनकर ना इसी घर में आई थी। हमारे सारे देवी देवता पितर सब इसी घर में है। तो क्या तुझे नए घर में लेकर चलेंगे? अरे वो घर भी है अपना, पर अभी कुछ दिनों तक, जब तक तू नई नवेली है ना, तुझे यहीं पर रहना होगा। सारी देवी देवता सब पुजवाऊंगी नहीं तुझसे मैं। हाँ चलो अब स्वागत की तैयारी करो। तो आते ही घर के पीछे ही पड़ गई। अरे घर चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत ही उसे स्वर्ग बनाती है, समझी? मकान को घर औरत ही बनाती है। छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं होना चाहिए तुझे। हाँ नहीं तो बड़े घर की बेटी है तो उससे क्या होता है? अब तो तू इस घर की बहू है ना, मेरे बेटे की पत्नी है, तो अब तुझे उस हिसाब से सोचना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर के बड़े या छोटे होने से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे घर से,
और अभी कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों तक इसी घर में रह लो। दिक्कत की क्या बात है? जब दुल्हन बनकर मेरी माँ इस घर में आई थी, मेरी दादी इस घर में आई थी, तो तुम भी तो यहीं आओगी। एक तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि भागकर शादी करने के बावजूद मेरी माँ तुम्हें एकदम अपनी असली बहू जितना सम्मान दे रही हैं। ऊपर से तुम घर के बारे में पूछताछ कर रही हो। घर छोटा या बड़ा लग रहा है तुम्हें? जब से उस लड़की को देखा है तब से वो कभी मेरी नज़रों से उतरी ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने हो। कितनी बार कोशिश की उसे भुलाने की, जो अपना नहीं हो सकता वो दिल में क्यों बसे, उसकी जगह मेरे दिल में क्यों हो, जबकि वो तो किसी और की है ना। मेरे लिए तो उसके बारे में सोचना भी पाप है। अब तक तो उसने उस लड़के से शादी कर भी ली होगी, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ फिर? चाहे जो करे अपनी जिंदगी में, मैं उसे भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसके लिए तो मैं एक आम लड़कों जितना ही हूँगा, जितने आम लड़कों से उसने जितने इनकार करवाया होगा उन्हीं में से मैं भी एक रहा हूँगा। वो तो मुझे कभी याद नहीं करेगी, फिर मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ? रात के 12:30 बज रहे हैं, पर मेरा बेटा अभी भी जाग रहा है। ना जाने ही उस लड़की के घर से जब से लौट कर आया, इसे ना जाने ही क्या हो गया। उस रिश्ते से तो इसने इनकार कर दिया, पर ऐसा लगता है कि जैसे भूत चुड़ैल कोई इसके पीछे पड़ गई हो। ना तो ठीक से खाता है, ना सोता है, और ना ही तो ठीक से बात ही करता है। उस दिन से ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका कुछ चुरा लिया हो। एकदम खोया खोया सा रहता है मेरा बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या थी। अगर वो लड़की इसे पसंद थी तो फिर इसने शादी से इनकार क्यों किया, और अगर इनकार किया वो नापसंद थी तो फिर इसे हो क्या गया है? क्या क्या आखिर बिखर गया है इसकी ज़िंदगी से? खैर जो भी हो, मुझे अपने बच्चे का दिमाग ना अलग लगाना होगा। अब जो रास्ता मुझे सूझा है, जो मुझे ठीक लगा है, मुझे वही करना होगा। बेटा भी ना? जी माँ। अरे आप कब आई माँ? और क्या हुआ, इतनी रात गए, आप अभी तक जागी रही हैं? आप सोई नहीं? आपको टाइम से सो जाना चाहिए माँ, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आपको समझना होगा, इस उम्र में ये सब ठीक नहीं है माँ। सही समय से जागिए, सही समय से सोइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। विनय बेटा, चाहे जिस उम्र का भी इंसान हो, उसे सही समय से खाना और सही समय से सोना चाहिए। जितना सोना मेरे लिए जरूरी है ना, उतना तेरे लिए भी जरूरी है। तेरी तो अभी बढ़ती हुई उम्र है कि नहीं? और अभी तो तुझे शादी भी करनी है, बहू लानी है इस घर में, है कि नहीं? और ऐसे ही रात रात भर जागता रहा ना तो तेरी आंखों के नीचे ना काले गड्ढे हो जाएंगे। फिर तुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, समझा? अच्छी लड़की तो मुझे वैसे भी नहीं मिलेगी माँ, क्योंकि अच्छी लड़कियों को तो पहले ही लोग ले जा चुके हैं। कुछ कहा क्या तूने? नहीं नहीं माँ, बताओ ना, आप क्या कहने आई हैं? वो बेटा, आज तुम्हारी चाची का फोन आया था अभी 10 बजे। कह रही थी कि एक गांव में बड़ी पूजा कर रही हैं और बड़ा भंडारा करवा रही हैं। तो कह रही थी कि परिवार के सभी सदस्य को उसमें शामिल होकर और प्रसाद लेना चाहिए। क्या है ना कि प्रसाद लेने से घर से दुख और संकट जाता है, तो इसीलिए बेटा, तो हम लोग भी तो परिवार के सदस्य ही हैं ना। और वहाँ तो पूरा गांव का गांव आएगा खाना खाने, तो हम परिवार के लोग होकर ही अगर प्रसाद लेने नहीं पहुँचेंगे तो ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। तो वही मैं कहने आई थी कि ऑफिस से अपने 3-4 दिन की ना छुट्टी ले ले, और हमें ना अपने गांव चलना है। पर माँ, आप चले जाओ ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आपको छोड़ आऊंगा। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी विनय। पूजा पाठ में ना मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तू अच्छे से जानता है। इसलिए अपनी तैयारी बना ले। मैंने सोचा इसीलिए रात में ही तुझे पहले ही बता दूं। हाँ, अपना दिन तारीख बता दे रही हूँ, अपना उसी हिसाब से तैयारी कर लेना, छुट्टी उट्टी ले लेना। मुझे ना एक भी बहाना नहीं सुनना। परिवार का सदस्य तू भी है और प्रसाद तेरे लिए भी जरूरी है, समझा? 2-4 दिन अगर गाँव में रह लेगा ना तो बेकार नहीं हो जाएगा, तू समझा? अपना मन लगाना सीख इधर उधर। जब देखो तब इसी कमरे में पड़ा रहता है, एकदम रोनी सूरत बनाकर। हाँ, नहीं तो मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। अगर तू मेरा सम्मान करता है ना तो तुझे मेरे साथ गाँव चलना ही होगा। क्या पता वहाँ चल के तेरा दिल लग जाए, तेरा संकट दूर हो जाए। क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई थी क्या? और जब सीखा नहीं था तो इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? पहले सीख लेती तब ब्याह करती। भागकर पहले शादी ही कर लेना जरूरी था। हाँ, काम की तो एक नहीं हो तुम, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। खाओगी तो भर भर थाली, और देखो गंदगी यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, सब जगह से सफाई भी नहीं करती। खाना बनाना तो तुम्हें आता ही नहीं है, उसकी तो मैं उम्मीद ही ना करूँ तुमसे। और साफ सफाई भी तुमसे नहीं होती, तो तुम्हें इस घर में लाया क्यों गया है? सजा कर रखने के लिए? हाँ रजत, तुम माँ जी से कुछ कहती क्यों नहीं हो? तुम तो जानते हो ना, मैंने अपने घर में ये सब काम कभी नहीं किए। मेरे घर में ये सब काम करने के लिए नौकर चाकर थे, और आज तुम्हारी माँ मुझे इस तरह से डांट रही है और तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो।
अरे राम राम हे राम, देखो तो जरा, मेरी आंखों के सामने ही मेरे बेटे को भड़का रही है मेरे खिलाफ। बाहरी औरत, और कुछ आता हो चाहे नहीं, पर झगड़ा लगवाना तुझे अच्छे से आता है। हाँ, नहीं तो माँ बाप ने और कुछ सिखाया हो चाहे नहीं, पर आग लगवाना जरूर सिखाया है। माँ के खिलाफ बेटे को भड़का रही है, देखो तो जरा इसकी हिम्मत। हाँ, नहीं तो बहुत आराम हो गया तेरा, शादी के 3 हफ्ते बीत चुके हैं, अब तुझे घर के सारे काम करने होंगे। बस बहुत हो गया, बहुत बैठा कर खिला दिया तुझे। बड़े घर की बेटी होगी ना अपने घर में, मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। मेरे घर की बहू हो तो हाथ हिलाना पड़ेगा। तुम्हारे घर की तरह यहाँ नौकर चाकर नहीं लगे हैं, समझी? इस घर की बहू बनी हो तो जिम्मेदारियां भी निभाओ। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी शादी करने के बाद अपना तुम्हें भूल गया। जैसे तुमने शादी कर ली उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो तो तुम्हें लेने तक नहीं आया। मुझे लगा था 3-4 हफ्ते में बुढ़ा कभी तो सोचेगा अपनी बेटी के बारे में, पर मुझे तो लगता है उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारी शादी होते ही उसने तो तुम्हें त्याग दिया, त्याग। अब क्या हमारे घर में रहोगी तो खाली रोटियां तोड़ोगी? काम करने के मोहल्ले वाले आएंगे? बस बहुत हो गया तुम्हारा आराम। अब आज के आज से शाम से ही मैं तुमसे सारे खाने को बनवाऊंगी। हाँ, चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, रोटी सेको, समझी? बहुत हो गया तुम्हारा आराम, बहुत देख लिया मैंने। रजत, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुमने तो कहा था मेरा पक्का घर है। मैं यहाँ एक तो गांव के घर में बिना पंखा बिना बत्ती के किस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। ऊपर से तुम्हारी माँ मुझसे काम करवाना चाहती है और तुम चुपचाप से खड़ी होकर सुन रहे हो। कुछ कहते क्यों नहीं अपनी माँ को? मैं क्या बोलूं, माँ सही तो कह रही हैं। घर की व्यवस्थाओं में, घर के काम काज में तुम्हें माँ का हाथ बटाना चाहिए। ये काम मेरे कहने वाला नहीं था, तुम्हें खुद से करना चाहिए था, पर नहीं किया है तो माँ कह रही हैं तब तो करो। इसमें मैं क्या बोलूं? शादी की है तो शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाओगी क्या? हाँ, सुन लिया, मेरा बेटा ना मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, समझी? भागकर शादी करके इस घर में तुम आई हो, शादी करके आई हो तो शादी की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, समझी? तुम्हें यहाँ बिठा कर नहीं खिलाने वाली मैं, तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ मैं, समझी? तुम्हारी सासू सास, और ये तुम्हारा ससुराल है। और किसी और घर में जाने के तो सपने देखना भी छोड़ दो। यही घर है हमारा और तुम्हें ना यही रहना है। अब ये बात मत भूलना कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ चुका है। और एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं, कल से अगर 4 बजे से उठकर सुबह से तुम काम में नहीं लगी ना, गाय भैंस का गोबर फेंको, दूध दुहो, ये सारे काम करो, चूल्हा जलाओ, घर की लिपाई पुताई करो, चूल्हा चलाओ, समझी? ये सब कुछ अगर तुमने अब कल से नहीं किया ना तो देखना मैं तुम्हारी ना हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझ लेना। तुमने अभी मुझे जाना कहाँ है? मेरे आंखों के सामने जो मेरे बेटे से झगड़ा लगवा रही हो ना, ये भी कुछ बोल नहीं पाएगा मुझे, समझी? रजत, तू अपना काम पर जा रहा था ना, जा। खाने वाले लोग बढ़ गए हैं इस घर में, पर कमाने वाला तो तू अकेला ही है ना, जा। मेरे पापा ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा था मेरे लिए, वो लड़का कितना अच्छा था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। रजत के साथ भागकर शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रजत अच्छा इंसान है ही नहीं, वो अपनी माँ को कभी कुछ नहीं बोलता, चाहे उसकी माँ मेरे साथ जो भी करे। मैं चूल्हा जलाऊंगी, मैं गोबर फेंकूंगी, मेरी जिंदगी कैसे क्या हो गई? मैंने ये गलत कदम क्यों उठाया था? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और एक बात बहुत जरूरी थी, भूल गई थी उसे कहना, वही कहने आई हूँ। ये जो सुथना लपेट कर घूम रही हो ना, कल से मुझे इस सुथने में तुम दिखनी नहीं चाहिए। चुपचाप से साड़ी लुगड़ी पहनो और ढंग से रहो, जैसे घर की आम बहुएं रहती हैं, समझी? बड़ी आई शहर की छैल चिकनिया। कल से अगर ये सुथने में दिखी ना तुम मुझे, तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी मैं। अरे भाभी, आओ आओ। मैं कब से आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अरे कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कुछ कराओ ना प्रोग्राम, जब तक अपने घर के लोग नहीं आते ना अच्छा लगता ही नहीं है। और भाभी कैसी हैं आप? बढ़िया तो हैं? और बेटा विनय, तुम इतना दूर दूर क्यों खड़े हो? अरे अपनी चाची को नहीं पहचान रहे क्या? अभी भी छोटे बच्चे ही हो तुम बिल्कुल। नहीं चाची, वो मैं बस इंतजार कर रहा था कि आपका बोलना खत्म हो तब तो मैं कुछ बोलूं। आप माँ से ही बात करने लगी। नमस्ते चाची। हाँ हाँ, बातें बनाना तो कोई मेरे बेटे से सीखे। हाँ बेटा, बहुत समय बाद गांव आए हो। हाँ, नहीं तो तुम लोग जब चले गए शहर तो फिर वहाँ से कहाँ तुम लोगों का आना जाना ही हो पाता है। कभी कभार ही तो लौटते हो, कभी कभार ही तो परिवार पूरा होता है हमारा। है ना भाभी? ये लोग छोटे छोटे थे तो कैसे यही घर आंगन में खेला कूदा करते थे, और आज देखो ये मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है विनय। अब भाभी मैं एक बात कहूँगी, जल्दी लड़की वड़की देखो, लेकर आओ इसकी बहू वहू, है कि नहीं? अरे चाची, आप भी ना, माँ की तरह आपको भी बस एक ही चीज़ दिखाई देती है।
अच्छा चाची, मैं जरा अंदर चलता हूँ, हाथ मुंह धो लेता हूँ, बहुत थकान लग रही है। कार ड्राइव करके आया हूँ, पूरा थकान लग गई है। कौन है जिसने मेरे मुहारे से कार निकाली है? हाँ, पूरा गड्ढा करके रख दिया। हाँ, बताओ तो जरा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मुहारे से तुम लोगों की गाड़ी वगैरह नहीं आनी जानी चाहिए, पर है कि तुम लोग सीख लो, समझ लो, कुछ लेकर आए ना कार, वहीं से गड्ढा कर दिया ना मेरे मुहारे। अब चलो उस पर मट्टी पटवाओ। अरे और रजत की अम्मा, मेरे घर में नाते रिश्तेदार आए नहीं, हो गई समस्या तुमको शुरू है? अरे मेरी सास यहीं की रहवार है, मेरा घर परिवार यहीं का है, आजकल में नहीं आए हैं हम लोग। और कार वहाँ तुम्हारे मुहारे से नहीं आएगी तो क्या उड़कर आएगी? हाँ, सड़क बनवाने के लिए जब कह रही थी प्रधान के पास चलो शिकायत लेके, तब तो नहीं गई तुम। प्रधान के पास नहीं जाना था, तब तुमको कोई सहयोग नहीं किया तुमने, तो अब काहे तुम्हें चिंता हो रही है? हाँ, कार वहीं से आ जाएगी, सड़किया नहीं खरीद ली है तुमने, घर तुम्हारा है, समझी? सड़क पर से तो लोग आएंगे जाएंगे ही, कोई किसी के घर में आए नहीं, कर दिया कलेसी औरत ने कलेश शुरू। हाँ, नहीं तो सब वहीं से आए जाएंगे, वहीं से आएगी कार मेरी। जाओ, जो करना हो सो कर लो। हाँ, कर तो लूंगी, आने दो मेरे बेटवा को, जाऊंगी कंप्लेंट लिखवाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, गड्ढा करो मेरे मुहारे, देखती हूँ मैं। हाँ, नहीं तो बड़ी आई है सुनाने मुझे। हाँ। अरे बाप रे बाप, ये रजतवा की अम्मा है ना, ये अभी तक नहीं सुधरी। सासू माँ कितना इन लोगों के बारे में बताया करती थी ना, इसकी सास भी वैसे थी, वैसे ही बहू भी निकली। गजब, चलो अच्छा है, इसके जैसे कंकालिन के घर में कोई अपनी लड़की नहीं भी आएगा, अब आगे इसकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी, यही अच्छा है। भगवान रे भगवान, इतनी उम्र हो गई लेकिन देखो ना अभी तक ना सुधरी है। अरे छोड़ो भाभी, आप भी ना किसकी बात सुन रही हो? अरे करतूत उसकी दमड़ी की नहीं है, बस ऐसे चिल्लाने को कह दो। कलेसी औरत है, कलेसी एक नंबर की। कोई शुभ काम किसी के घर में हो रहा हो या किसी के घर में मेहमान आए हो, ये बिना चिल्लाए कोई शुभ काम हो जाने दे, हो ही नहीं सकता। एक नंबर की कलेसी है। अरे इसके घर में कौन अपनी बेटियां ब्याहता, वो तो इसका बेटवा पता नहीं कहाँ से भगा लाया है किसी लड़की को। अरे एक लड़की आ गई है घर में भाभी, अब क्या ही बताऊं, आजकल के जमाने में मुझे तो समझ में नहीं आता उस लड़की ने इसके बेटवा में क्या देखा था, नहीं समझ में आता। मेरे घर परिवार का कोई शादी वादी में शामिल नहीं हुआ है, ऐसे ही कहीं से भगा के ले आया है। अब क्या ही कहा जाए, आजकल की लड़कियों को भी अंधी हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता कुछ। अब आकर बैठी हैं इसके घर में, रोज गाली खाती है, रोज मार खाती है, अरे रोज पीटने कूटने की आवाज आती है, रोज चिल्लाती रहती है। पर इस औरत के घर में कौन जाए, कौन इससे कुछ कहे, कहाँ किसी की सुनने वाली है ये। अरे मैं तो बस यही सोचती हूँ कि अपना एक किनारे रहो, इससे भिड़ना ना पड़े, वही अच्छा है। कौन रोज रोज अपना दिमाग खराब करे। अभी यही लड़ा लड़ा के ना तेरी खोपड़ियां खोल दूंगी मैं। हाँ, खाना बनाना नहीं आता, सारी रोटी जला कर रख दी, आटा कौन तेरा बाप देकर जाएगा यहाँ पर? हाँ, अरे कल से सिखा रही हूँ तुझे, सिखाई नहीं देता ना, कुछ समझ में आता है। अरे क्या करने मेरे घर में आ गई, मेरे घर में घर को बर्बाद कर दिया, सारा अनाज फूके पड़ी है। एक तो गरीबी में वैसे भी 2 रोटी यहाँ अटाना मुश्किल है, ऊपर से ये महारानी रोटी जला जला के रख रही है। तेरे हड्डियों से वसूल कर लूंगी मैं अगर मेरा कोई नुकसान किया तूने तो। हाँ, नहीं तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, खाते समय तो तुझे कुछ नहीं याद आता है, तब तो 3-4 थाली खाना पाए तो इकट्ठे खा जाए, हरामजादी। माँ जी छोड़ दीजिए, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं सीख लूंगी, मैं अब रोटी नहीं जलाऊंगी। माँ जी प्लीज मुझे मत मारिए, बहुत चोट लगती है माँ जी। ऐसे नहीं सुधरेगी तू, इतनी मार तो तेरे लिए कम है, इतनी मार खाते खाते ना तेरा शरीर मजबूत हो गया है। अब इतनी मार तेरे ऊपर कोई असर नहीं डालती। आज तो तुझे मैं अच्छे से कूटूंगी, आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, रोटी जलाएगी मेरे घर में, सब्जी जलाएगी, चूल्हा नहीं जलता महारानी से, ये नहीं होता वो नहीं होता, तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। बस खाना खाना आता है, और कुछ आता हो चाहे नहीं। माँ, खाना बन गया क्या? अरे बनेगा कहाँ से बेटवा, बनेगा कहाँ से? अरे रोटी जला कर रख दी इसने, सब्जी बनाई जैसे तैसे करके, एक तो चूल्हा नहीं जलता इससे, 3-4 लकड़ियों की जगह समझ ले कि 10-12 लकड़ी खर्च हो जा रही है। अरे इतना तो चूल्हा जलाना आता है ना, खाना बनाना आता है, बस बैठ कर खाना आता है इस महारानी को। सारी की सारी रोटियां जला कर रख दी। मैं जरा सा चली क्या गई थी उस मिसराइन से बतलाने, ये अपना सारी रोटियां ही जला कर रख दी, बोल कर गई थी मैं कि रोटी सेक लेना, तो लौट कर आई तो एक भी रोटी खाने लायक नहीं है, अनाज बर्बाद पे बर्बाद कर रही है महारानी। हाँ, नहीं तो कमाई दमड़ी की नहीं, और खर्चा इसके 1000 है, 1000। ठीक है माँ, फिर मैं जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूंगा। आप इसे कूट कूट कर सही करो, अच्छा खाना बनाए, कब तक ऐसे बाहर खाओ तो पैसे लगते हैं। माँ, मैं आपके लिए भी कुछ ले आऊंगा, इसे वही जली रोटी खिलाओ। नहीं माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, माँ जी मत मारिए मुझे।
ये तो संध्या है। मतलब कि संध्या ने रजत से शादी कर ली। रजत वो लड़का था जिसके साथ संध्या भागने वाली थी। काश संध्या ने मुझे बताया होता तो मैं उसे बता पाता। रजत एक नंबर का आवारा, छिछोरा और दुष्ट इंसान है। संध्या ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हे भगवान, पर अभी मैं क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ करके उसे बचाना होगा। ये लोग कितने निर्दयी है, कैसे जानवरों की तरह उसे मार रहे हैं। क्या? अरे यार, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है। तो अरे कमिश्नर बन गया। कहाँ अब मुझे याद करेगा? पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। अच्छा, तू गांव में आने वाला है, बहुत अच्छी बात है। अरे हमारे गांव में कोई क्राइम नहीं होता, ना तो कोई सास बहू आपस में झगड़ा करे, ना ही कोई किसी को मारे पीटे। घरेलू हिंसा के तो कोई केस यहाँ पर होते ही नहीं है भाई। तू आ करके देख ले। अच्छा, तू आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नज़दीक ही पहुंचा है गांव में, बहुत अच्छी बात है। मैं यही गांव में ही हूँ। हाँ, मिल ले यार, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, मैं गांव में ही तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे यार, तू कमिश्नर है तो तेरा तो ये काम ही है। बिल्कुल तुझे गांव में आकर पता करना चाहिए। गांव में ये सारी घटनाएं बहुत होती हैं, पर अपना गांव तो कुछ अलग ही है। मैं सालों बाद आया हूं तब भी यही कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, तू आकर घर घर में पता कर लेना। अगर कोई भी बहू अपनी सास के खिलाफ जरा सा भी कुछ बोले ना, तो सास को पकड़कर सीधा जेल में डाल देना, और उसके बाद उसी मोटी वाली इंस्पेक्टर जो है ना, उन्हीं से मरवाना उसको। हाँ हाँ ठीक है यार, ठीक है। ये आधेसवा का लड़का, जब देखो तब मेरे मुहारे से ही इसका आना जाना होता है। कमिश्नर का दोस्त निकला, हरामजादा, कुत्ता कहीं का। मेरे मुहारे आकर कार लगाकर कितना गड्ढा कर दिया था इसने। और आज देखो एक और मनहूस खबर लेकर आया है। हाँ, नहीं तो कमिश्नर आएगा, घर घर पूछताछ करेगा। सुन महारानी, अगर वो कमिश्नर या कोई लेडी इंस्पेक्टर आती है और इससे तूने जरा सा भी मुंह खोला ना, तेरी दोनों हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। लौट कर तो इसी घर में आऊंगी ना, फिर बताऊंगी तुझे। हाँ, नहीं तो कोई भी कुछ भी पूछे ना, तो ये चोट वोट कह देना गिरने से लगी है। खबरदार जो मेरा या मेरे बेटे का नाम लिया तो। अगर तू सुधर कर रहती तो हमें तुझे मारने की जरूरत ही ना पड़ती। एक तो जब से मनहूस हमारे घर में आई, सिवाय खर्चे के 1 रुपए की आमदनी नहीं बढ़ी मेरे बेटे की। ऊपर से नौकरी से भी बड़ी नौकरी छोड़कर छोटी नौकरी और हो गई उसकी नौकरी भी वो चली गई। बस खाने भर को मिल रहा है 2 रोटी, बस इतना ही कमा पा रहा है मेरा बेटा। मनहूस कहीं की मेरे बेटे की जिंदगी में आई, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब और बर्बादी मत लाना, वरना समझ लेना इस घर में मैं तुझे टिकने नहीं दूंगी। समझ लेना, तेरा बाप तो तुझे पहले ही त्याग चुका है, फिर सोच लेना कहाँ जाएगी। करमजली नास पीटी। संध्या, संध्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ संध्या, मुझे पहचान रही हो? मैं विनय, मैं तुम्हें देखने गया था। संध्या, याद है तुम्हें? तुम ठीक तो हो संध्या? विनय, विनय प्लीज चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें माँ जी ने या रजत ने देख लिया ना मेरे साथ, तो वो तुम्हें भी मारेंगे पीटेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान हो। विनय, मेरी ही गलती थी, मैंने रजत को चुना तुम्हें छोड़कर। मेरे पापा सही कहते थे, मुझ में अकल नहीं थी विनय। मैंने गलत फैसला किया। मुझे लगा था कि रजत मुझसे प्यार करता है, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो तो यहाँ सिर्फ मुझे मेरी दौलत, मेरे पैसों की वजह से लेकर आया था। उसने मेरे सारे गहने बेच दिए। मुझे यहाँ बहुत बुरे हालात में रखता है। उसकी माँ और वो दोनों मुझे मारते पीटते भी हैं। मैं अपने फैसले पर पछता रही हूँ, पर जिंदगी का ये फैसला ना मैं लौटा भी नहीं सकती। तुम चिंता मत करो संध्या, मैं रजत से बात करूंगा। मैं रजत को समझाऊंगा। तुम पत्नी हो उसकी, वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? अपने पिता का इतना बड़ा घर और रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ छोड़कर तुमने उसे चुना, और वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? मैं शुरू से जानता हूँ रजत को। रजत एक निहायत ही कमीना और आवारा इंसान है। अगर मुझे पता होता कि तुम रजत को चाहती हो, तुम रजत से शादी करने वाली हो, तो शायद मैं तुम्हें सचेत कर पाता, पर मैं तो उस लड़के के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। संध्या, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे रजत के बारे में पता करके तुम्हें बता देना चाहिए था। विनय, प्लीज तुम रजत से कुछ मत कहना। वो बहुत ही कमीना इंसान है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे था। मैं सच्चाई जान चुकी हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। पर मैं क्या करूँ? जब मैं अपने पापा के घर से भाग कर आई ना, तो मेरे पापा ने गुस्से में मुझे हमेशा के लिए संतोष कर लिया। वो मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। अब मेरे पास भाग कर जाने का कहीं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओहो, तो यहाँ ये गुल खिला रही है तू? हाँ,
गांव के आदमियों से खड़ी होकर बतला रही है। हाँ, कल को अभी तुझे ब्याह करके इस घर में लाया, मुझसे तेरा मन नहीं भर रहा है जो और आदमियों को बुला रही है। चरित्रहीन कहीं की। अच्छे से समझ गया मैं तुझे। आज तो तुझे इतना मारूंगा कि अपने पैरों पर भी नहीं चल पाएगी तू। नहीं नहीं रजत, मेरी बात सुनो। खबरदार, जो आपके बाद तूने संध्या को हाथ भी लगाया तो तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा मैं। रजत, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू जो ये कर रहा है ना, ये निहायत ही गलत है। इसने तुझसे प्यार किया था, कोई गलती नहीं की थी। तेरे प्यार में अपना महलों जैसा घर छोड़कर चली आई और तुझे शर्म नहीं आती इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? हाँ। ओहो, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे गुल खिला रही है तू। प्यार करके आई थी मेरे साथ, तुझे बड़ा पता है। ईशान नाम भी पता है। बताओ कब से चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? हाँ, आज तो मैं अच्छे से इसकी कुटाई करूंगा। तू शायद भूल गया है, ये मेरी पत्नी है। मैं जैसा चाहूँ इसके साथ वैसा व्यवहार करूँ। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ रजत, ऐसी कोई बात नहीं है। असलियत तो ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने मेरे साथ सिर्फ दिखावा किया था। तुमने मुझे अपनी जाल में फंसाया था। रजत, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी है। अब कम से कम आज़ादी तो दे दो मुझे। ओहो, अब मुझे समझ में आया कि तू मुझसे आज़ादी क्यों चाहती है। सब समझ में आ रहा है मुझे। इसके लिए तू पागल हो गई है। तुझे पता नहीं है कि तू चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये तुझे अब अपनाएगा नहीं। चाहे जितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, पर जूठी पत्तल कोई सर पर रखकर नहीं चलता, समझी? बड़ी आई है बताने वाली। मैं तुझे छोड़ भी दूंगा ना, तब भी ये तुझे नहीं अपनाएगा जिसके बल पर तू मुझसे आज़ादी चाह रही है। अरे फंस तो मैं गया हूँ। मैंने सोचा था कि तेरा बुढ़ा बाप अपनी इकलौती बेटी के प्रेम में पागल होगा। मैं तुझसे शादी कर लूंगा और उसके कुछ दिनों बाद ही भीख मांगता हुआ आएगा और मुझे अपने महल में ले जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तेरे बाप ने तो तुझे संतोष कर लिया। संतोष एक बारगी को फोन तक नहीं किया, ना तो पुलिस में रिपोर्ट तक लिखाई तेरे बारे में। मैंने तो ऐसा बाप नहीं देखा आज तक जो अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे। फंस तो मैं गया हूँ। अरे तू किसी काबिल नहीं थी। मैंने तुझे सर पर बिठाया, सोचा था कि तेरे बहाने मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जो अपनी खुन्नस है वो और किस पर निकालूंगा? तुझे तो ये सब कुछ भुगतना ही होगा। मैं तुझे आज़ाद करने वाला नहीं हूँ। मेरे इतने सालों का प्लान था जो तेरी वजह से बर्बाद हो गया। रजत, तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे पैसे दूंगा। पैसे के बदले में तू संध्या को आज़ादी दे दे। बस तू संध्या को तलाक दे दे। कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं देने को तैयार हूँ। ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही। अरे अगर कबाड़ का भी दाम मिल रहा है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे मानना पड़ेगा भी ना यार, इस कबाड़ में तुझे क्या दिखाई दिया? हाँ हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, समझ रहा है तू? और अभी भी तुझे इससे शादी करनी है? इसकी आज़ादी के लिए तू परेशान हो रहा है? बेवकूफ़ मत बन। पैसे देगा मुझे? चल ठीक है, देना चाहता है तो 50 लाख रुपए दे दे और मैं इसे आज़ाद कर दूंगा। बोल, देगा क्या? बातें बड़ी बड़ी और बस कहने की ही होती हैं। मैं तुझे 50 लाख देने को तैयार हूँ। बदले में तुझे तलाक के कागजात पर साइन करने होंगे। नहीं विनय, ये तुम क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम इस निठल्ले पर, इस दुष्ट इंसान पर क्यों लुटाना चाहते हो? वो पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम किसी को मत दो उसे। मेरी जिंदगी अब ऐसे ही चलेगी। मेरे ऊपर तरस मत खाओ विनय। तुम जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो। मैंने अपने हिसाब से जो अपनी जिंदगी चुनी थी ना, उसमें मुझे दुख दर्द मिलना ही था, वो मिलेगा ही। मुझे सहने दो, ये मेरे कर्मों का फल है। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम जाओ यहाँ से, तुम अपनी जिंदगी जियो। वो 50 लाख तुम्हारी मेहनत के हैं, इस जैसे कमीने पर लुटाने के लिए नहीं है वो। मैं कल के कल तुम्हें 50 लाख रुपए चेक साइन करके या कैश में तुम्हें दूंगा। बदले में मैं तलाक के कागजात लाऊंगा, उन पर तुम्हें साइन करना होगा और संध्या को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करना होगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। वैसे मानना पड़ेगा संध्या, काफी अच्छे से फंसाया है तुमने इस बेवकूफ को। 50 लाख नहीं, 50 करोड़ पुलिस के डंडे बरसवाऊंगा मैं तुझ पर। बड़ा आया है मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करने वाला, मेरी बेटी को फंसाने वाला, मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला। तुझ कुत्ते को मैं आज़ाद घूमने दूंगा। 50 लाख चाहिए तुझे? अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। जितना जख्म तूने मेरी बेटी को दिया है ना, सबकी जांच करवाता हूँ और उसके बाद तू जेल में चक्की पीसता हुआ नजर आएगा, वो भी पूरे लगभग 10 साल तक। और उसके बाद भी तू बाहर ना आए ना, इसका मैं पूरा प्रबंध रखूंगा। तू तो जानता है ना बड़े आदमियों के पास कितनी ताकत होती है। तुझे और तेरी अम्मा को इस ऐसा जेल भेजूंगा ना कि दोनों कभी वापस नहीं आ पाओगे। पापा, आप आ गए। मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज हैं, आप कभी नहीं आएंगे मुझे बचाने।
कैसे नहीं आता बेटा, कैसे नहीं आता। मुझे जब पता चला कि ये तेरे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक महिला का फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया, यहाँ का एड्रेस दिया और उन्होंने ही मुझसे कहा कि आपकी बेटी है, भले ही आप उससे नाराज़ हो पर इस तरह से उसे नरक में मत छोड़िए। उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ बेटा। मैं अपने बाप के फर्ज से विमुख हो गया था, तुमसे नाराज़ हो गया था। मुझे माफ़ कर देना बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हारा इतने दिन तक कोई हाल नहीं लिया और इसी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा मेरी बच्ची। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुमसे नाराज़ था पर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैं तुम्हारा हालचाल ही न लेता। मेरे ऐसे कर्मों की वजह से इस कमीने की हिम्मत इतनी बढ़ गई, इसने और इसकी माँ ने तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं बेटा। अरे अरे मेरे बाल छोड़ दो, अरे मेरी चटिया छोड़ दो, अरे पगला गई हो क्या? जगत राम की दुल्हन क्या करोगी क्या? मेरे बलवा नोच डालोगी क्या? अरे भगवान, ऐसे थोड़े से बचे हैं, 2 चटिया बांधकर कैसी तरह अपनी इज्जत बताती हूँ। और ये है कि मेरी चटिया के पीछे ही पड़ी रहती है, हमेशा कहती थी कि एक दिन पकड़ कर मारूंगी और आज पकड़ भी रही है। अरे छोड़ दे जगत राम की दुल्हन, मैं कह देती हूँ। भाई साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। संध्या बिटिया को तो मैं पहचानती हूँ, जब उसे यहाँ देखा रजत की दुल्हन के रूप में तभी मैं समझ गई थी इन लोगों की चाल। मैंने ही आपको फोन किया भाई साहब। बच्चों से नाराज हुआ जाता है पर उन्हें मुसीबत में यूँ छोड़ा थोड़े न जाता है। देखिए ना आपकी बिटिया के साथ ये लोग कैसा बर्ताव कर रहे थे। अरे समधी जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आपकी बिटिया को अब हम कोई दिक्कत नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, बस एक बार इन लोगों से कह दीजिए ये लोग हमें छोड़ दे बस। समझी ना वमधी, मैं कोई तुम्हारा समधी वमधी नहीं हूँ, समझी। चुपचाप से अपने बेटे को बोल दे कि उन तलाक के कागजात पर जो मैं बनवा कर लाया हूँ उस पर साइन कर दे और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से तुम दोनों माँ बेटे, वरना ऐसा हाल करूंगा तुम दोनों का ना कि कोई कुछ तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा, समझी। ऐसे एक तो मेरी बेटी के साथ जो गलत किया है तुम लोगों ने, उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा, सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा और अगर तब भी आ गए ना गलती से तो तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल दूंगा मैं। तुम जानती नहीं हो अभी मेरा पावर, ऐसे ही नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, समझी तुम। सुन ली रजत की अम्मा, अब चुपचाप से उन कागजात पर अपने बेटवा से कह दो साइन कर दे, वरना तो तुम्हारी दोनों चुकड़ियां आज मैं उखाड़ ही लूंगी। बताओ तो जरा, धोखा देकर इतनी मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। हाँ जगत राम की दुल्हन, मेरे बाल छोड़ दो। हाँ, करेगा साइन, करेगा बेटवा, साइन कर दे बेटा, साइन कर दे, इन सब पचड़ों में मत पड़। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। ठीक है, लो मैं साइन कर दे रहा हूँ। यहाँ करने हैं। ठीक है, लीजिए वकील साहब, हो गए साइन। चाची, मैंने साइन कर दिए हैं, अब तो मेरी अम्मा को छोड़ दो। ऐसे कैसे? ये सब तो तुम लोगों से बहाना था साइन करवाने का। वो इंस्पेक्टर मैडम खड़ी हैं, चलो अब जेल की हवा खाओ। जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल नहीं भोगोगे क्या? हाँ, बड़े आए थे घर में, एक झूठे ब्याह करके एक लड़की को ले आओ, उसके बाद उसे मारो पीटे, उसके साथ अत्याचार करो। तुम लोगों का जुर्म देखते देखते ना मैं तंग आ गई थी, इसीलिए मैंने खुद ही पुलिस को बुला लिया है। चलो अपने कर्मों का भुगतान करो, यहाँ आने की भी पुलिस को जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैं तुम दोनों को ना बाहर ही अरेस्ट करवा दूंगी। चल बुढ़िया कहीं की खूसट। अरे जगत राम की दुल्हन, अरे इंस्पेक्टर मैडम छोड़ दीजिए। अरे जगत राम की दुल्हन, अरे ऐसा मत करो। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही समय से मेरी बेटी की जान बचा ली, वरना ये लोग ना जाने ही उसके साथ क्या करते। आप जैसे ही अगर हर कोई जागरूक हो जाए ना तो दुनिया में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार ना हो। अरे भाई साहब, इसमें शुक्रिया कैसा? जैसे आपकी बिटिया वैसे मेरी बिटिया, बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई साहब। अगर आप मुझे खुशी से कुछ देना ही चाहते हैं तो ना मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मुझे आपसे ना कुछ और चाहिए। अगर आप मुझसे खुश हैं ना तो अपनी बिटिया संध्या की शादी मेरे बेटे विनय से करवा दीजिए। अरे माँ, आपको पता था? हाँ, नहीं तो क्या, 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। इतना तो जानती थी कि संध्या तुझे पसंद है, पर तूने उससे शादी से इनकार क्यों किया ये नहीं जानती थी। इस गांव में आई जब संध्या को यहाँ पर देखा ना तो मुझे सब समझ में आ गया। फिर रजत उसकी माँ की बातें सुनी तो बाकी बातें भी समझ में आ गई। इसीलिए मैंने भाई साहब को फ़ोन किया। मैंने जब संध्या को देखा तभी मैंने उसे पहचान लिया था कि ये तो वही लड़की है जिससे मिलकर आने के बाद मेरा बेटा हमेशा दुखी रहने लगा था। और फिर तुझे मैंने देखा भी संध्या को बचाते हुए। मैं तभी समझ गई थी कि तू संध्या से प्यार करता है, तो उसे पसंद करता है, और संध्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। जिसे मेरा बेटा चाहे मेरे घर की बहू वही बनेगी। अरे बहन जी, ये कह करना आपने मेरे दिल से
बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं अपनी बेटी की नादानी के लिए ना आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी की वजह से आपको और आपके बेटे को बहुत तकलीफ हुई, पर मैं बेहद खुश हूँ कि आप जैसी माँ जैसी सास मिलेंगी मेरी बेटी को। इसने तो नादानी में अपना सब कुछ खो दिया था, पर बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बेटी को अपनाया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, माफी मांगने जैसी क्या बात है। गलती तो बच्चे ही करते हैं, और क्या हम बड़े बूढ़े करेंगे। बस अच्छी बात तो ये है कि अंत भला तो सब भला। क्यों बिटिया संध्या, अब हमारे घर की बहू बनने के लिए तैयार हो ना तुम?